पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज आई थी कंट्री में, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे कंट्री में, ऊपर से हम देखेंगे वहां पे जो है वॉर रिप्रेशंस, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से कंट्री को वॉर रिप्रेशन 6 मिलियन यूरोज पे करने थे, ठीक है। हाँ, तो उनके टेरिटरीज को भी छीन लिया गया था। तो आहिस्ता आहिस्ता से इंस्टेबिलिटीज क्रिएट हो गए थे। उसी इंस्टेबिलिटीज को आगे फुल कौन करता है, उसका फायदा कौन उठाता है, वही हमें, वो तो सस्पेंस है, वो आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो अब 1923 में हम पहुंच रहे हैं। 1923 में क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस, जर्मनी के इकोनॉमिक क्राइसिस देखेंगे हम, ठीक है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस, अब उनके ऊपर कर्जा जो है वो भी पे नहीं कर पा रहे, पैसा ही जब ही नहीं है उनके पास, अनएम्प्लॉयमेंट हायर लेवल पे है, हायर पीक पे है, ठीक है, इन्फ्लेशन हायर लेवल पे है उस टाइम पे। इसलिए कहते हैं वॉर आसान नहीं होता है, ठीक है, पीस इज बेस्ट, वॉर आसान नहीं है। ओके, तो इकोनॉमिक क्राइसिस 1923 के देख लेते हैं क्या है। जर्मनी जो है, जो उनके ऊपर वॉर रिप्रेशंस थे, जो उनको 6 बिलियन यूरोस पे करने थे, जर्मनी रिफ्यूज टू पे वॉर रिप्रेशंस। जर्मनी ने कहा नहीं, मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से लाऊंगा, रिफ्यूज टू पे। इससे क्या हुआ, फ्रेंच ने क्या किया, उसका एक और एरिया ऑक्यूपाई किया, उस एरिया का नाम है रूर। जैसे मैंने बताया था आपको, राइन लैंड जो है एक एग्रीकल्चरल एरिया था, जो रशिया ने, सॉरी, जो फ्रांस ने उनको ऑक्यूपाई किया था, छीना था। इसी तरह से अब जब ये वॉर रिप्रेशंस मना कर रहे हैं पे करने से, तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने ऑक्यूपाई किया रूर को, RUHR, रूर जो है ना, रूर एक इंडस्ट्रियल एरिया है जर्मनी का, तो इस रूर के ऊपर कब्जा किया जाता है। अब देखें इसके अगेंस्ट में जर्मनी क्या एक्शन करती है, क्या, सॉरी, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखेंगे, तो यहां पे फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने ये एक्शन किया, रूर को छीना। अब देखें जर्मनी क्या रिएक्शन दिखाती है। जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने कहा हम क्या करेंगे, हम करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी जब हमारे पास ज्यादा करेंसी जब हम ज्यादा प्रिंट करेंगे, पैसा ज्यादा आएगा, हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इकोनॉमिक हम कह सकते हैं इकोनॉमी का क्या फंडा होता है, कि मार्केट में जब पैसा ज्यादा आ जाता है ना, एक तो मार्केट में जो चीजें होते हैं, प्राइसेस होते हैं, उनके प्राइसेस हाइक हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जो करेंसी होती है उसका वैल्यू जो है वो नीचे चला जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल आप एक ब्रेड खरीद रहे हो 10 रुपए में, ठीक है, अगर एक कंट्री में पैसा ज्यादा आ जाता है, इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इन मनी। अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी मार्केट में बढ़ जाए, पैसा मार्केट में ज्यादा आ जाए, तो वही 10 रुपए का जो ब्रेड है वो कितने में चला जाता है, वो कभी कभार 100 में भी चला जाता है, और उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, जब मार्केट में पैसा ज्यादा आता है। तो वही हुआ, जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी को शायद पता था कि हम क्या करेंगे, हम करेंसी ज्यादा बनाएंगे तो इससे हमें फायदा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी जो वहां उस वक्त की जो करेंसी थी उसका नाम था जर्मन मार्क फेल, उसका वैल्यू नीचे चला गया, और इस तरह से वहां पे क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन आ गई। हाइपर इन्फ्लेशन, देखो याद रखेंगे आप, एक होता है इन्फ्लेशन, दूसरा होता है हाइपर इन्फ्लेशन। देखिए मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलूंगा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। जब कमोडिटीज में कंसिस्टेंटली प्राइस जो होते हैं वो राइज हो रहे होते हैं। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब हद से ज्यादा प्राइस बढ़ जाती है। अब भी जो मैंने एग्जांपल दी, 10 रुपए का जो ब्रेड है जब वो 100 में चला जाता है, कभी कभार 200 में। आप लोगों ने रिसेंटली पिछले साल 1-2 साल पहले आपने देखा होगा, जो प्याज था, ऑनियन है ना, 10 रुपए केजी, 20 रुपए केजी हमें मार्केट से मिलता है, लेकिन एक वक्त पे 150 रुपए में केजी चला गया था, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन, दैट्स कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। तो जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है। अब हाइपर इन्फ्लेशन जब हो जाती है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट में पैसा ही नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन है, परेशानी है, अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज्यादा है, ठीक है। तो जर्मनी की जो सिचुएशन है ना, कोलैप्स्ड हो गई है, याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अमेरिका इंटरवीन करता है। अब याद रखेंगे, सीन में अमेरिका आ जाता है, अमेरिका ने इंटरवीन किया, अमेरिका इंटरवीनेड। अब अमेरिका जब इंटरवीन करता है, अमेरिका उस वक्त देखें, आज प्रेजेंट टाइम में क्यों है अमेरिका सुपर पावर, क्यों है सुपर पावर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सिर्फ 1 साल लड़ा, सिर्फ 1 साल लड़ा, वो भी 6-7 महीने बस। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जब आप पढ़ेंगे ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड में, तब भी लास्ट पे एंटर किया था उसने, जब जापान ने उसके पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, पोर्ट पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, तब उसने रिटेलिएट किया। अदरवाइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंटरवीन नहीं किया था वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी। तो यही रीजन होता है, उन कंट्रीज ने वॉर में पैसा खर्च किया, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी, अदर कंट्रीज, उन्होंने वॉर लड़ा, उनका पैसा जो है ना वहीं पे चला गया, वहीं से चला गया। अदरवाइज देखेंगे ना, जो रशिया था,
दुनिया का ताकतवर मुल्क था, अमेरिका से भी ज्यादा। ब्रिटेन जिसने दुनिया के ऊपर मतलब 600 साल 700 साल तक हुकूमत की। इवन कि अमेरिका जो था ना, एक वक्त पे ब्रिटेन ने अमेरिका को कॉलोनाइज किया था 1776 में, बाद में उनको फिर आजादी मिली थी उनसे। तो आज क्यों है फिर अमेरिका मोस्ट पावरफुल? बिकॉज द मोस्ट बिग रीजन, एक ही रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन इसमें यह है कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कम पार्टिसिपेट किया, सेकंड में भी कम पार्टिसिपेट किया। दैट्स व्हाई उनकी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रही। ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि 1923 की सिचुएशन जर्मनी की। अब क्या हुआ जब हाइपर इन्फ्लेशन हुई जर्मनी में, तो अमेरिका ने इंटरवीन किया। अमेरिका ने जब इंटरवीन किया तो इसने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया। इस प्लान का नाम था डेविस प्लान। ठीक है, अब डेविस प्लान जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है वही बताऊंगा। डेविस प्लान में क्या बोला गया? अमेरिका ने कहा मैं क्या करूंगा, मैं पैसा उधार दूंगा, आई विल लैंड मनी टू जर्मनी। ऐसे नहीं देगा, इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो कहा कि मैं उधार पे पैसे दूंगा, किसको? जर्मनी को। ठीक है, ओके। तो अब क्या हुआ? अब स्टार्ट हुआ, अब अमेरिका जो है वो जर्मनी को सपोर्ट, इकोनॉमिकली सपोर्ट करने लगा। ये कब की बात है? ये 1924 की बात है। ठीक है, उसके बाद 4 साल बाद अब फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, किसको? जर्मनी को। लेकिन अब 4 साल बाद क्या हुआ? 1929 में जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। ये याद रखेंगे आप, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 ये आया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब हुआ क्या था इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में? अमेरिका का जो एक्सचेंज मार्केट, देखो जैसे हमारा यहाँ पे मार्केट होता है ना, जहाँ पे हम आलू, प्याज, बाकी सारी चीजें खरीदते हैं, where we purchase different commodities, that's called a local market, है ना। तो इसी तरह से एक मार्केट होता है किसके लिए? शेयर्स की खरीदो फरोख्त के लिए, where we sell and buy the shares, जहां पे हम शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं, उसको हम शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है इंडिया में BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे अमेरिका का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, उस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को कहते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। अब ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है, ये क्या होता है? इस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का क्या हाल हो जाता है? 1929 में ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो शेयर मार्केट होता है, ये क्रैश हो जाता है 1929 में। क्रैश का मतलब ये नहीं है मतलब ये वहां पे कोई बम फट जाता है या कोई माइन फट जाती है, क्रैश हो जाता है, एकदम से ब्लास्ट होता है, नहीं, वो क्रैश नहीं। क्रैश का मतलब होता है इसकी जो फंक्शनिंग है वो बंद हो जाती है, ये फंक्शन करना बंद करता है काम। ठीक है, अब देखें क्या होता है, किस तरह से ये फंक्शन नहीं करता है। देखें हम क्या करते हैं, हम मार्केट में क्या करते हैं, जब हम अपना पैसा मार्केट में डालते हैं, दैट मीन्स हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम शेयर्स खरीद रहे हैं। ठीक, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने इस 1 लाख रुपए को उठा के मार्केट में डाल दिया, शेयर मार्केट में डाल दिया, और मैंने 1 लाख का शेयर खरीदा, एक शेयर फॉर एग्जाम्पल एक शेयर खरीद लिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? मेरे पास शेयर है, मेरे पास अब पैसा नहीं है। लेकिन अगर मुझे डर होगा फ्यूचर टाइम में ये जो मेरे पास शेयर है, इसका वैल्यू 1 लाख से सीधा 100 रुपए हो जाएगा, बताओ मैं क्या करूंगा? सो इट्स ए क्वेश्चन। ओके, सो यहां पे क्या करूंगा मैं इसी वक्त इस शेयर को उठा के बेच डालूंगा। तो इसी तरह से अमेरिका के अंदर उस टाइम में क्या हुआ, इसको हम कहते हैं फ्यूचर स्पेकुलेशन। जो वहां पे शेयर होल्डर्स थे ना, उनको ये स्पेकुलेशन हुई, उनको ये डर हुआ, ऐसी अफवाहें फैल गई कि जो हमारे जो शेयर्स हैं, आने वाले वक्त में इन शेयर्स का जो वैल्यू है ये सीधा नीचे चला जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपने शेयर्स उठा के बेचना स्टार्ट कर दिया। जब शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिया तो पैसा वापस आया, तो पैसा कहां चला गया? जेब में चला गया। अब सबके पास क्या है? अब पैसा कहां है? अब जेब में पैसा है, अब मार्केट में पैसा है ही नहीं। अब सबके पास पैसा वापस आया, सबने पैसा घर में रखा। देखें, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अभी हमें अचानक से इंफॉर्मेशन आ जाए कि फ्यूचर टाइम में हमारे जो बैंक्स हैं वो हो सकता है कलेप्स हो सकते हैं, वो हो सकता है मतलब फंक्शन करना बंद करेंगे, हमारा जो पैसा है वो लॉस में चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम अभी जाके अकाउंट से पैसा निकाल के अपने पास रखेंगे। जब अकाउंट से सारे लोग, मतलब दुनिया का छोड़ दो, आप हिंदुस्तान के लेते हैं, हिंदुस्तान के सारे लोग मान लो फॉर एग्जांपल बैंक से पैसा निकाल के जेब में रखेंगे, घर में रखेंगे, तो क्या होगा? मार्केट में क्या होगा? मार्केट में पैसा आएगा ही नहीं, है ना। तो मार्केट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट के पास भी सुविधा नहीं रहेगी। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है ना, ये हमारा ही होता है, ये लोगों का होता है, और गवर्नमेंट इस पैसे को उठा के इन्वेस्ट करता है।
ठीक है। तो जब पैसा पैसा मार्केट में होगा ही नहीं तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकेगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगी, गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मार्केट जो होता है ना यूएसए का, वो क्रैश हो जाता है। क्रैश का मतलब है फंक्शन करना बंद करता है। तो अमेरिका की सिचुएशन भी खराब हो जाती है। इकोनॉमिकली अमेरिका जो है वो भी वीक हो जाता है, ठीक है। इवन की देखने, इसको हम रिसेशन भी कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के फेजेस होते हैं, जो ये अभी मैंने बताया था ना आपको, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, इसके फेजेस होते हैं या इकोनॉमिक फेजेस होते हैं। रिसेशन होता है, ठीक है, या इसी तरह से बूम होता है, रिकवरी होता है, ये फेजेस होते हैं। तो एक फेज आता है जिसको रिसेशन कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, जब इकोनॉमी मार्केट से खत्म हो, गायब हो जाती है, इसको रिसेशन कहते हैं। जब कंट्री के पास पैसा होता ही नहीं है, इसको रिसेशन कहते हैं, ठीक है। तो रिसेशन किसकी वजह से आ गया, रिसेशन आया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। नेशनल इवन की कहा जाता है कि अमेरिका की जो नेशनल इनकम थी वो हाफ चली गई। अगर अमेरिका की नेशनल इनकम मान लो फॉर एग्जांपल पूरे कंट्री की इनकम 100 रुपए थी एक साल की, वो 50 चली गई। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो नेशनल इनकम जो इनकी थी वो हाफ चली गई, और इसका इफेक्ट जो था अमेरिका के अंदर आया ग्रेट डिप्रेशन। देखें, अगर अमेरिका के अंदर डिप्रेशन आ गया तो इफेक्ट किस पे आना चाहिए था, सिर्फ अमेरिका के ऊपर, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है इट इफेक्टेड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया को इफेक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि उस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया को फाइनेंस कर रहा था। सबसे ज्यादा हिट, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो हुआ जर्मनी को, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जर्मनी को। जर्मनी को इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि वो पूरी तरह से 100% किस पे डिपेंड था, अमेरिका के ऊपर डिपेंड था। वो अमेरिका के ऊपर 100% डिपेंड था, ठीक है। और जर्मनी की कंडीशन देख लीजिए आप, जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है 40% नीचे चला गया, क्योंकि वहां पे जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो पूरी की पूरी किन्होंने की थी, वो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। वो पूरी की पूरी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा बढ़ गई, 6 मिलियन। ओह, ये इतना ज्यादा है ना, 6 मिलियन पीपल नाउ गॉट अनएम्प्लॉयड। ओके, नाउ मोर ओवर इफ वी सी दैट, वहां पे एक टर्म यहां पे लिखी है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। टर्म का नाम है, टर्म क्या लिखा है, प्रोलिटेरियनाइजेशन। प्रोलिटेराइजेशन ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम, प्रोलिटेराइजेशन, ठीक है। प्रोलिटेराइजेशन क्या है, इसका क्या मतलब है, जो वहां पे ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे ना, जो ऑलरेडी वहां पे लोग काम कर रहे थे, उनको ये डर था कि हमारा जो वर्किंग क्लास मतलब लेवल है, या जो हमारा काम है, वो उससे घट के हमें कुछ और काम ना मिले। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। एग्जाम्पल के तौर पर कोई टीचर है, फॉर एग्जाम्पल टीचर का काम कर रहा है, उसको ये डर था कि ये टीचर का काम खत्म हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा इसकी जगह पे, मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी चलानी है, से फॉर एग्जाम्पल, या ड्राइव या कंडक्टर में का काम मुझे करना है, ऐसा है ना, या सब्जी बेचनी है, ऐसा, इसको कहते हैं प्रोलिटेराइजेशन। सो प्रोलिटेराइजेशन वाज अ कांसेप्ट इन जर्मनी एट दैट टाइम वेयर the people were fear that they might lose their level of job, dignity of job, ठीक है। ओके, तो इस तरह से जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी जर्मनी की, वो मैंने आपको बताया कि वो वीएमआर थी, वो अनस्टेबल थी, क्योंकि वो स्टेबल नहीं थी, वो काम अच्छी तरह से उस वक्त नहीं कर पा रही थी। और इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने, जो ये जर्मनी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल का नाम है 48, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या स्टेट करता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 ऑफ जर्मन वीएमआर रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट हैज द पावर, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पूरी कंट्री में क्या कर सकता है, इमरजेंसी लागू कर सकता है। और जब इमरजेंसी लागू हो जाते हैं तो जो सिविक राइट्स होते हैं, जो सोशल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे मान लो आपको बाजार में जाना है, कहीं जाना है ना, कुछ खरीदो फरोख्त करनी है, किसी जगह जाना है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। किसी भी, तो ये आपके सारे सिविल राइट्स छीने जाते हैं, आप कुछ भी, आपके पास कुछ भी नहीं बच जाता है, ठीक है। आप कैसे फंक्शन करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंट्रीज ऑर्डर्स फंक्शन करते हैं, तो वो होते हैं सिविल राइट्स हमारे। तो उस टाइम के जर्मनी के जो लोगों के सिविल राइट्स थे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48 ये बोला जाता है प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, वो इमरजेंसी लागू कर सकता है, ठीक है। और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट का नाम था हिंडनबर्ग, प्रेसिडेंट वाज हिंडनबर्ग। ओके, तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, इमरजेंसी लागू करता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी, इकोनॉमिक इमरजेंसी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जब इमरजेंसी लागू हो जाती है तो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चरल कंडीशन, एस्थेटिक कंडीशन, ओवरऑल वी कैन से ऑल द कंडीशंस वेर वर्स्ट हिट, पूरी तरह से,
ठीक है। और मोर इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना, जो वीएमआर रिपब्लिक है ना, इस पे लोगों का भरोसा ही हट गया। कहा कि ये फजूल में, ये डेमोक्रेटिक पार्टी, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पा रही है, ना हमें रोजी रोटी दे पा रही है, ना प्राइसेस स्टेबल कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों का इस पे भरोसा ही हट गया। तो लोग जो थे ना, लोग अब किस आशा में थे कि कोई मसीहा हमारे लिए आ जाए, कोई मसीहा हमारे लिए आ जाए। जैसे मैं इंडिया की बात करूंगा, इंडिया में जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे ना, तो ब्रिटिशर्स ने जब इसी वर्ल्ड वॉर टाइम की बात कर रहा हूँ, 14 की बात कर रहा हूँ, जब उस टाइम पे ब्रिटेन भी लड़ रहा था, तो उस टाइम इंडिया के अंदर किन की हुकूमत थी? ब्रिटेन की हुकूमत थी। तो ऐसी सेम सिचुएशन हिंदुस्तान की भी थी, और हिंदुस्तान को भी कोई उम्मीद नहीं थी ब्रिटेन गवर्नमेंट से, और वो भी किसी मसीहा का इंतजार कर रहे थे, कोई मसीहा हमारे लिए आ जाए जो हमें इस मुसीबत से निकाले। और फिर हुआ भी था। अकॉर्डिंग टू द नेशनलिज्म इन इंडिया, व्हेन वी रीड दैट, जब हम वो पढ़ते हैं तो वहां पे फिर किसका नाम आ जाता है? एम.के. गांधी का। वो एक मसीहा के तौर पर आए थे, और उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट्स के थ्रू फिर लोगों को मतलब सिखाया था कैसे आप करेंगे। तो यहां पे भी सेम होता है कि लोगों का जो विश्वास है वीएमआर रिपब्लिक के ऊपर, वो खत्म हो जाता है। लोगों का विश्वास रहता ही नहीं है वीएमआर रिपब्लिक के ऊपर, और लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही में कौन एंट्री मार रहा है? ऐसे ही में कौन एंट्री मारता है? हाँ, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, तो ये चीज है। अब भी राइज कैसे हुआ? तो जो अभी तक हमने पढ़ा, ये इसकी बेस है। मकान हम तब बनाएंगे ना जब बेस होगी। ठीक है, हम मकान के ऊपर मतलब ऊपर वाले स्टोरी में बैठ ही नहीं सकते जब नीचे बेस ना होगी। तो हिटलर के राइज तक हम पहुंच ही नहीं सकते कैसा हुआ जब तक ना इसकी बेस पढ़ें क्या हुआ था। ठीक है, तो इसी सिचुएशन का इंतजार भी हम कह सकते हैं। और दूसरा, इसका फायदा कौन उठाते हैं? हिटलर उठाते हैं। हिटलर एंट्री मारते हैं लोग, और एंड ही वॉज अ पावरफुल स्पीकर। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, है ना। उसको बेस्ट ऑरेटर कहा जाता था, बेस्ट ऑरेटर, बेस्ट स्पीकर। तो इसलिए अपनी स्पीच के थ्रू दमदार स्पीच देता था लोगों, मतलब इतना जोश होता था इनके स्पीच में। इतने लोग दूर दूर तक, मतलब जहां तक नजर पड़ती थी वहां तक लोग ही लोग होते थे, इतने सारे लोग होते थे। तो इनके दमदार स्पीच में लोगों को एक मतलब हम कह सकते हैं एक एक्सपेक्टेशंस नजर आती थी। तो दैट्स वाई फिर आगे जाके यही हिटलर जो है लोगों के साथ प्रॉमिसेस करता है, मैं आपको इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालूंगा, मैं आपको जो वॉर रिप्रेशन, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, अनजस्ट, ये कहते हैं अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जो हमारे साथ अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी, मैं आपको उस अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से बाहर निकालूंगा। ठीक है, और जो भी हमारे राइट्स छीने गए हैं, जो भी हमारे लैंड छीना गया है, रोहर छीना गया है, राइनलैंड छीना गया, वो वापस लाऊंगा, और हम पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे, पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे। ठीक है, तो यही जो है राइज ऑफ हिटलर के बारे में हमें बताता है। तो इस टॉपिक में जो हमने पढ़ा, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अगर किसी जगह किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकता है, तो मैं लेटर ऑन उसको आंसर दूंगा। ठीक है, तो बाकी जो इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो इंशाल्लाह रहमान हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। और मैं आपको मतलब श्योर के साथ बताता हूँ कि इस चैप्टर में आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है मतलब कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आई विल क्लियर यू ऑल द कंफ्यूजन्स। ठीक है, और बड़े मजेदार तरीके से इसको हमें पढ़ना है और स्टेप वाइज पढ़ना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।